सुरेंद्र बलवंत सिंह की दुकान पर गया और कुछ पैसे देकर बोला कि एक प्याले में मलाई दे दो, मेरी मालकिन तुम्हारी मलाई खाना चाहती हैं। बलवंत सिंह ने मलाई देकर कहा, ऐसी मलाई तुम्हें दुनिया भर में कहीं और न मिलेगी। केवल मैं और मेरी माँ ही इस तरह की मलाई बना सकते हैं। सुरेंद्र ने मलाई लाकर धनेश की दादी को दी। उसने उसे खाया तो भावुकता में मूर्छित हो गई। शील सिंह को उसकी दशा देखकर चिंता हुई। उसने अपनी भावज के मुंह पर गुलाब जल छिड़कवाया तथा अन्य उपचार किए जिससे वह होश में आ गई। फिर उसने कहा कि यह मलाई बलवंत सिंह ही ने बनाई है, किंतु प्रकटतः उसने कहा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे बेटे के अलावा दुनिया में और कोई आदमी ऐसी मलाई न बना सके। उसकी भावज ने कहा, मैं पूरे विश्वास और जानकारी से कहती हूँ कि बलवंत सिंह के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ऐसी मलाई बना ही नहीं सकता। शील सिंह ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं बहाने से उस हलवाई को यहाँ बुलवाता हूँ। तुम और तुम्हारी बहू उसे छुप कर देखें। अगर तुम लोग उसे पहचान लो कि बलवंत सिंह वही है, तो हम लोग उसे अपने साथ विशाल नगर ले चलेंगे। मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता। तुम लोग ही उसे पहचानो। यह कहकर उसने अपने डेरे में जाकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बलवंत सिंह की दुकान पर जाकर उसका सामान तोड़ फोड़ देना और उसे बांध कर ले आना, लेकिन खबरदार उसे मारना पीटना बिल्कुल नहीं और न और किसी तरह का दुख देना। सेवकों को यह आदेश देकर शील सिंह स्वयं राजा की सेवा में पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दामाद मिल गया है और उसे विशाल नगर ले जाने की मुझे अनुमति दें। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक यह अनुमति दे दी। शील सिंह ने यह भी कहा कि किसी कारणवश मैं अभी असलियत बता नहीं सकता और उसे जोरस बर्दस्ती का नाटक करके ले जाना चाहता हूँ। आप अपने कोतवाल और सिपाहियों को आदेश करें कि वे मेरे सिपाहियों की इस मामले में रोक टोक न करें। राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया। शील सिंह के सिपाही बलवंत सिंह की दुकान पर गए और उन्होंने उसके सारे बर्तन भांडे तोड़ फोड़ डाले और रस्सी के बजाय पगड़ी से उसे बांध दिया। उसने दुखी होकर पूछा कि मेरा क्या अपराध है, तो सिपाहियों ने पूछा कि मंत्री के डेरे में भेजी गई मलाई तुम्ही ने बनाई थी। उसकी स्वीकारोक्ति पर उन्होंने बगैर कुछ कहे सुने उसको दुकान से बाहर घसीट लिया। नगर निवासियों को इससे दुख हुआ। उन्होंने मंत्री के सिपाहियों को रोकना चाहा और शहर के सिपाहियों से सहायता चाही, किंतु कोई लाभ न हुआ। शील सिंह के सामने बलवंत सिंह को लाया गया तो उसने रोकर पूछा कि मालिक, मैंने आपका क्या अपराध किया? शील सिंह ने कहा कि क्या तुम्ही ने मेरे सेवक के हाथ मलाई बेची थी? बलवंत सिंह ने कहा कि हाँ। मंत्री बोला, तुम्हारा यही कसूर है। तुमने ऐसी वाहियात मलाई मेरे लिए भेजी, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। बलवंत सिंह ने हैरान होकर कहा कि खराब बेचने पर फांसी दी जाती है। मंत्री बोला, हमारे यहाँ यही नियम है। उधर पर्दे के पीछे से बलवंत सिंह की माँ और पत्नी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गईं। दूसरे दिन शील सिंह सब लोगों को लेकर विशाल नगर की ओर चला। बलवंत सिंह को उसने एक संदूक में बंद करके एक ऊंट पर लाद लिया। इसी तरह जब चलते चलते विशाल नगर के पास पहुंचा तो पड़ाव डालकर मंत्री ने एक बढ़ी से कहा कि एक आदमी को फांसी चढ़ाने के लिए एक लकड़ी की टिकटी बनाओ। बलवंत सिंह ने यह देखकर पूछा कि किसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कल मैं नगर में प्रवेश करूंगा और तुझे इसी टिकटी से बांधकर पूरे नगर में फिराऊंगा और तेरे आगे एक आदमी ढिंढोरा पीटकर बताएगा कि इस आदमी को इसीलिए फांसी दी जाएगी कि इसने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। बलवंत सिंह यह सुनकर विलाप करने लगा कि हे भगवान, मैं सिर्फ इस कसूर पर मारा जाऊंगा कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली। यह कहकर रानी अमरलता ने हर्षवर्धन सिंह से कहा कि महाराज बहादुर सिंह यद्यपि गंभीर प्रकृति के थे, तथापि अपने मंत्री से इतनी कहानी सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगे।
मंत्री शील सिंह ने उससे कहा कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कल तो मैं तुझे नगर में ले जाकर फांसी पर चढ़ाऊंगा ही। यह कहकर उसने बलवंत सिंह को दोबारा संदूक में बंद करवा दिया। सुबह उसने उसे ऊंट पर लदवाया और स्वयं अपनी सवारी पर बैठकर समारोह पूर्वक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। अपने महल में पहुंचकर उसने आज्ञा दी कि इस संदूक को उतार कर रखो, किंतु इसे खोलना नहीं। सारा सामान घर पर रख दिया गया तो शील सिंह ने अपनी बेटी को एकांत में ले जाकर उससे कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है। अब तुम अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाओ जैसा वह तुम्हारे विवाह की रात को सजाया गया था। हर चीज ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जैसे उस समय पर थी। मंत्री की पुत्री ने अपने पिता के आदेशानुसार काम किया और कमरे को बिल्कुल उसी तरह सजा दिया जैसे कि वह विवाह की रात को सजाया गया था। ठीक उसी तरह तख्त बिछाया गया और सारी मोमबत्तियां भी ठीक उसी प्रकार रखी गईं। शील सिंह ने स्वयं वहां आकर बलवंत सिंह के कपड़े और रुपयों की थैली ठीक वहीं रखी जहां से उसने उठाई थी। फिर उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम उसी रात की तरह कपड़े पहनो और पति के आने पर इस तरह का भाव प्रकट न करना जैसे उससे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। ऐसा बर्ताव करना जैसे वह कभी तुमसे अलग ही नहीं हुआ था। कहानी यहाँ तक पहुँची तो सवेरा हो गया और रानी अमरलता चुप हो गई। हर्षवर्धन सिंह को कहानी का अंत सुनने की इतनी उत्कंठा थी कि अगली रात को उसे ठीक तरह नींद भी नहीं आई। अगली रात को अंतिम पहर में रानी अमरलता ने नियमानुसार कहानी प्रारंभ की। उसने कहा कि मंत्री शील सिंह ने आज्ञा दी कि उस भवन में 2 या 3 दासियां ही रहें। जब एक पहर रात बीती तो मंत्री ने बलवंत सिंह को बंद संदूक में ही उस भवन में भिजवाया। कुछ देर में बलवंत सिंह को हाथ पांव फैलने से होश आया तो उसने अपने को विवाह के लिए सजे हुए कमरे में पाया। उसे याद आया कि यह उसकी सुहागरात वाला कक्ष है। उसका ताज्जुब और बढ़ा। 2 क्षणों के बाद उसने देखा कि उसके विवाह के वस्त्र और थैली उसी तरह वहां रखी है जैसी सुहागरात को रखी थी। इससे आश्चर्य के मारे उसका सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि समझ में नहीं आता कि मैं जाग रहा हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। इतने ही में उसकी पत्नी ने घूंघट उठाकर कहा, प्रियतम तुम द्वार पर क्यों खड़े हो? यहाँ पलंग पर आकर आराम करो। तुम दिन भर कहाँ रहे? आज सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने तुम्हें पलंग पर नहीं देखा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी तुम न आए तो मैं दिन भर बहुत दुखी रही। खैर अब तुम मेरे पास आओ। बलवंत सिंह को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। वह आश्चर्य और उसके बाद पैदा हुए उल्लास के कारण यह भी भूल गया कि मंत्री ने उसे कैद किया था और मृत्यु दंड दिया था। वह उच्च स्वर में कहने लगा, हे भगवान, यह क्या लीला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। उसकी पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हो? क्या खड़े खड़े अजीब बातें कर रहे हो? बलवंत सिंह ने कहा, सच बताओ तुम कब से मुझसे अलग हो? उसने कहा, आज सुबह ही तो तुम उठकर गए थे। बलवंत सिंह बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बिताई जरूर थी, किंतु इस बात को हुए 10 बरस हो गए। इस सारे समय मैं सूरज नगर में रहा। मेरी अक्ल चक्कर खा रही है कि अपने विवाह का समय कौन सा मानूं, वर्तमान समय या 10 बरस पहले का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ कि मैं 10 बरस तुमसे अलग रहने को स्वप्न समझूं या इस समय तुमसे होने वाली बातचीत को। उसकी पत्नी ने कहा, तुम कैसी पागलों सी बातें करते हो? स्पष्ट बताओ कि यह सूरज नगर बीच में कहां से आ गया? बलवंत सिंह ने हंसकर कहा, मालूम नहीं मैं पागल था या अब हूँ। 10 बरस पहले मैं यही शयनकालीन वस्त्र पहने सूरज नगर मंदिर के द्वार पर पड़ा था। वहां के निवासी मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वहां से उठकर भागा और एक हलवाई की दुकान में जा छुपा। उसने मुझे गोद लिया और अपना धंधा सिखाया। जब वह मरा तो सारी संपत्ति मुझे दे गया।
मैं 10 बरस तक उसी दुकान पर हलवाई का व्यवसाय करता रहा। एक दिन कहीं का मंत्री सूरज नगर में आया। उसका लड़का बड़ा भोला भाला और सुंदर था। उसे देखकर मेरे हृदय में बहुत प्यार उमड़ा। एक दिन वह अपने नौकर के साथ मेरी दुकान पर आया और वहां बैठकर मलाई खाई। तब वह वापस अपने डेरे में गया तो उसके पिता ने मेरी दुकान से मलाई मंगवाई। इसके बाद मुझे पकड़वा बुलाया और यह कहकर कि तूने बगैर काली मिर्च की मलाई क्यों बनाई, मेरी दुकान लुटवा दी और मुझे संदूक में बंद ऊंट पर रखवाकर अपने देश को लाया। फिर कल रात उसने फांसी की टिकटी बनवाई और आज के लिए कहा कि तुझे नगर में घुमाने के बाद फांसी दी जाएगी। मैं यह सुनकर भय से अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा तुम्हारे पास मौजूद हूँ। उसकी पत्नी यह सुनकर हंसने लगी और मजाक में बोली, यह तो नहीं हो सकता कि इतनी सी बात पर किसी को फांसी दे दी जाए। तुमने कोई बड़ा अपराध किया होगा। बलवंत सिंह ने कहा, मैं सच कहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था कि मलाई में काली मिर्च नहीं पड़ी थी। अब यह अजीब सी बहस चल पड़ी। उसकी पत्नी हंस हंस कर कहती जाती थी, तुमने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा। और बेचारा बलवंत सिंह बार बार सफाई देता जाता था, मेरा अपराध बगैर काली मिर्च डाले मलाई भेजने के अलावा कुछ नहीं था। और इतनी ही बात पर मंत्री ने मुझे फांसी चढ़ाने के लिए टिकटी बनवा ली, जिसके ऊपर मुझे लटकाने के लिए लोहे की मजबूत सलाख लगाई गई थी। हर्षवर्धन सिंह यहाँ तक कहानी सुनकर हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, मंत्री शील सिंह ने अपने दामाद के साथ अच्छा मजाक किया और आश्चर्य यह है कि उसकी भावज ने भी बेटे के इस तरह तंग किए जाने पर कुछ न कहा। खैर, कल कहानी पूरी होगी तो आशा है उसका अंत अच्छा होगा। दूसरी रात के अंतिम पहर रानी अमरलता ने कहानी फिर शुरू की। उसने कहा, रात भर बलवंत सिंह इसी चक्कर में रहा कि मैं अपनी पत्नी के पास वास्तव में हूँ या सपना देख रहा हूँ। वह बार बार पलंग से उठता और घूम घूम कर भवन को देखता। उसे हर चीज वैसी ही दिखाई देती जैसी विवाह की रात को थी। उधर पिछले 10 बरसों की घटनाओं की अनदेखी भी वह नहीं कर पाता था। सारी रात उसने उसी उधेड़बुन में काटी। सुबह हुई तो शील सिंह ने बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर आकर ताली बजाई। उसकी बेटी ने द्वार खोला तो शील सिंह ने अंदर जाकर स्वयं अपनी ओर से बलवंत सिंह को प्रणाम किया। बलवंत सिंह ने कहा, आपने तो मुझे फांसी देने का प्रबंध किया था। उसके विचार से मैं अब तक कांप रहा हूँ और मेरा अपराध क्या था, सिर्फ यह कि मैंने मलाई में काली मिर्च नहीं डाली थी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे भाई जैसे मित्र के पुत्र हो और मैंने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ किया था। राजा के आदेश से उसका विवाह कुबड़े सेवक से होने वाला था। यह कहकर उसने मील सिंह का लिखा हुआ वृत्तांत उसे दिखाया और कहा, तुम्हारी खोज में ही मैं लोहगढ़, सूरजनगर और न जाने कौन कौन सी जगह जगह मारा मारा फिरता रहा। मैंने तुम पर जो अन्याय किया है उसे भूल जा। मैं सिर्फ यह चाहता था कि बगैर झंझट के सूरजनगर से तुम्हें यहाँ लाऊं। बलवंत सिंह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी माँ से भेंट की। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही और बताती रही, तेरे लापता होने पर यह 10 बरस कितने कष्ट से काटे। इतने में धनेश, जिसे उसके नाना ने असलियत बता दी थी, अपने पिता से आकर लिपट गया। शील सिंह ने दामाद को राजा के सामने पेश किया और सारी कहानी सुनाई। राजा ने इस वृत्तांत को लिखने का आदेश दिया और बलवंत सिंह को भी सम्मानित किया। महाराज बहादुर सिंह से उसके मंत्री जयंत सिंह ने यह कहानी सुनाकर कहा, आप भी उदारता दिखाएं और मेरे सेवक का अपराध क्षमा कर दें। महाराज बहादुर सिंह ने ऐसा ही किया और उस आदमी को, जिसने भ्रमवश अपनी पत्नी को मार डाला था, अपनी एक दासी दे दी। विवाह कर ले और सुखपूर्वक रहे। यह कहानी पूरी करके रानी अमरलता ने कहा, स्वामी, अब सवेरा हो गया।
अगर मुझे आज प्राणदान मिले तो मैं और अच्छी कहानी सुनाऊं। हर्षवर्धन सिंह चुपचाप सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी के किनारे गया और फिर राजसभा में जा बैठा। किंतु कहानी के लालच में उसने अमरलता के वध का आदेश स्थगित रखा। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।